Hello students. Today we are going to start our next topic in the force and laws of the motion. So for that we have to first take a brief preview on the previous lecture. So yesterday we have already studied about what is the force and effects of force, what is the balanced force and what is the unbalanced force, what is the force of friction and what is the Galileo's experiment of an object moving on the inclined plane. So suppose we have to move the object, we have to not only give the force but we have to give it, if we change the surface then also the object will be in the can come in the moving state. Okay, so these are the topics that we already studied in the previous lecture. Now today our first lecture will be, our first topic will be Newton's first law of the motion. So what it states, Newton's first law of motion states that an object remains in the state of a rest or in a uniform motion in a straight line unless compelled to the change that state by an applied force. यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, चलो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, चलो ये गेंद को हम लोग ले लेते हैं, तो ये गेंद है वो अभी जमीन पर पड़ी हुई है, तो अभी ये गेंद जो है वो कब तक जमीन पर पड़ी रहेगी या तो फिर कब तक अपने रेस्ट पोजीशन पर पड़ी रहेगी, जब तक इसके ऊपर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे तब तक। ओके, जैसे ही मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाइड करूंगा ये गेंद जो है वो यहाँ से रोटेट होना शुरू कर देगी और रोटेट होके क्या करेगी, यहाँ पर पहुंचेगी आगे आगे। ओके, so that is the first law of motion and you have to memorize this statement and let us take the statements description कि क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो कब तक स्टेट और रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन तब तक जब तक क्या होगा, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक। ओके, तो जब तक ये है वो क्या करेगा, या तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ट्रैवल करता रहेगा। ये तो वही बात हो गई कि भाई फुटबॉल का गेम खेल रहे हो और फुटबॉल के गेम के अंदर क्या होगा कि अचानक से मान लो कि क्या हो जाएगा कि कोई बॉल जो है वो स्लो स्पीड से जा रहा है और कोई आके इसके ऊपर से अगर स्लो स्पीड से जा रहा है मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो जैसे ही कोई उसके ऊपर जोर से किक मारेगा तो वो जो है वो अपना स्पीड भी चेंज कर लेगा और साथ साथ में क्या चेंज कर लेगा, वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा और उसकी साथ साथ क्या चेंज होगा, उसका जो पोजीशन है, मोशन का प्लेस है, वो सारी चीज़ें जो है यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट है वो भी वो साथ साथ में चेंज कर देगा। सो दैट इज हाउ द ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स प्लेस एंड दैट इज डिफाइंड बाय द न्यूटन। ओके, सो ये न्यूटन का पहला लॉ है कि भाई क्या है कि भाई जब तक हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव ऑन करेगा नहीं। सेकेंड उसके बाद टॉपिक है इनर्शिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनर्शिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को समझना पड़ेगा इनर्शिया क्या है। अगर ये इनर्शिया नहीं समझोगे तो फिर ये आपको आखिर तक में परेशान करते रहेगा। ओके, सो फर्स्ट है कि इनर्शिया क्या है, तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। यानी कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की कि उसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो या तो स्टेट पोजीशन में रहता है या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन करता है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो फुटबॉल की गेंद की हम लोग बात कर रहे थे उसका बेसिक फिनोमेना क्या है कि उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है, तो वो गोल है और गोल के अंदर वहां पर हवा भरी हुई है, यहाँ पर हवा भरी हुई है और उसकी वजह से उसकी नेचुरल टेंडेंसी कैसी है कि अभी वो कहाँ पर है, वो अभी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। तो अभी जैसे ही उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट होगा, अप्लाइड होगा, देन इट गोज इन दी मोशन स्टेट। ओके, तो ये हो गई इनर्शिया। अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये नहीं होती इसके पास, ओके, ये ना ये सर्कल होता ना इसके अंदर हवा भरी होती, तो ये क्या करता, अभी भी यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट में रहता या तो फिर क्या कर देता, या तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव ऑन कर देता। ओके, तो ये जो है वो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है। वैसी तरह से सारी चीज़ें जो होती है उसका कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है और इसी इनर्शिया के ऊपर से उसका मास डिफाइंड होता है। ओके, जितना जिसका इनर्शिया होगा उतना उसका मास डिफाइंड होगा। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर जब भी आएगा
तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई मास क्या है, वेट क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। तब हम लोग क्लियर कट करेंगे कि हाउ द इनर्शिया विल डिपेंड ऑन इट्स मास एंड हाउ द मास विल डिपेंडेंट ऑन द इनर्शिया। अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो मास ज्यादा होगा, इनर्शिया कम होगा तो मास कम होगा। इनर्शिया यानी कि अभी आपको पता चल गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, यानी कि एक उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अभी क्या कर रहा है, वो कर रहा है अभी रेस्ट, या तो फिर वो कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है इन दी यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है उसको, वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डिफाइंड करेंगे बाय दी इनर्शिया। दैट इज वाई ये जो हमारा लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, इनर्शिया के ऊपर डिपेंड होगा नहीं कि भाई ये जो फुटबॉल है तो वो अभी नेचुरल इसका इनर्शिया ऐसा है, इस वजह से वो यहाँ पर रेस्ट है, जैसे ही फोर्स अप्लाई करूंगा वो मूव ऑन करेगा। तो वही तो हमारा फर्स्ट लॉ है कि भाई स्टेट ऑफ द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन unless the applied force unless the external force will be applied. Okay, so that is how the object will come in the motion place. Okay, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज वाई इट इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलो आज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होगा। इससे पहले इनर्शिया के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे हम लोग। ये जो एक्टिविटी आपको दी गई है वो क्या है कि एक पेपर रखा है, पेपर के ऊपर कॉइन रखा है। अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स से मारूंगा तो क्या होगा, पेपर बीच में से चला जाएगा, सिक्का जो है वो नीचे गिर जाएगा। सो दैट इज द पेपर कम इन द मोशन एंड द कॉइन विल गोज डाउन इन द ग्लास। ओके, तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन किया गया है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया, शायद। तो फिर ऐसा मत बोला कि सर ये तो आपने एक्सप्लेन किया ही नहीं था कि द लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसा कोई लॉ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ न्यूटन ने बताया ही नहीं। बट ये जो है फर्स्ट लॉ, उसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हाईलाइट करके बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया भी पूछा जा सकता है। फिर ऐसा मत बोलना कि फर्स्ट लॉ तो है ही नहीं सर ये। ओके, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कि एक्सप्लेन द 3 लॉज ऑफ मोशन। तो क्या करोगे, आपको तीनों लॉ के स्टेटमेंट लिखने हैं, तीनों लॉ के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो लिखनी है। उसके साथ साथ आपको लॉ ऑफ इनर्शिया को भी हाईलाइट करना है। ओके, एग्जाम्पल्स दिए हैं इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए हैं, आप लोगों को समझ में भी आ गया है। तो फिर भी ये अगर आपको रीड करना है तो आप रीड कर सकते हो कि कॉइन्स है तो फिर वो मूव ऑन क्यों करते हैं कैरम बोर्ड के अंदर। और फिर बात हो गई कॉइन की, तो ये जो एक्टिविटी की हम लोगों ने वो भी वही एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, रीड कर सकते हो, इस पर बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए गए। ओके, नाउ ये जो है वो मैंने बोला था कि इनर्शिया एंड मास, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ मास एंड हाउ इट विल बी इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। A body at a rest continues to be at the rest and a body in the motion continues to be in the motion. This property of the body is called as its inertia. अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट पे रहती है तो वो रेस्ट पे क्यों रहती है, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी वैसी बनी हुई है जिसकी वजह से वो रेस्ट पे रह रही है। कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली मोशन क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी की प्रॉपर्टी इस तरह से बनी हुई है कि उसको यूनिफॉर्म मोशन करना है। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। ओके, वही हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक के अंदर देखा है और इसी वजह से उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा है। अब हम लोग बात करते हैं इस इनर्शिया को, अगर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब ये जो इनर्शिया वाली चीज है मान लो कि मेरे पास अभी मेरी पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल का इनर्शिया वैसा है, अगर उसको मुझे मूव करवाना है या तो फिर उसको यूनिफॉर्म मोशन में से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाना है, अभी वो स्टेट की प्लेस पे पड़ी है, तो अभी मुझे उसको क्या करवाना है, मोशन करवाना है, या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कन्वर्ट करवाना है उसके डिस्प्लेसमेंट को। तो मैं क्या करवा सकता हूँ, देखो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज, तो मैं उसके ऊपर एक फोर्स लगवा सकता हूँ कि भाई फोर्स मैं एक्सटर्नल लगाऊंगा तो वो फोर्स कैसा होगा,
वो फोर्स हायर देन द इनर्शिया होगा, उसका जितना इनर्शिया होगा उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा इस इनर्शिया से, तभी जाके वो चीज को मैं डिस्प्लेस करवा सकता हूँ, तभी जाके मैं उसको मोशन करवा सकता हूँ, तभी जाके मैं उसके रेस्ट पोजिशन को चेंज कर सकता हूँ। The force required to change the state of the heavier body is more than the force required to change the state of the lighter body. heavier body को चेंज करवाना है, प्लेस चेंज करवाना है तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, लाइटर बॉडी को चेंज करवाना है तो लाइटर फोर्स चाहिए। ओके, दिस इज बिकॉज द मास ऑफ द हैवियर बॉडी इज मोर देन द मास ऑफ द लाइटर बॉडी। तो अब कोई पूछेगा कि भाई इन मास जो है वो क्या है, तो द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड ऑफ इट्स इनर्शिया। ये सारे इनर्शिया को, ये सारी नेचुरल टेंडेंसी को, ये सारी चीज को मैं अगर मेजर कर लेता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मास। इट मीन्स द मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनर्शिया। जितना इनर्शिया जिसका चेंज होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मास जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि डायरेक्टली चेंजेबल टू द इनर्शिया। जैसे ही मैं किसी का इनर्शिया चेंज करूंगा, उसका मास जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये अभी आप लोगों को पता चल गया मास और इनर्शिया के बारे में। अब बात करते हैं मोमेंटम के बारे में। ओके, मोमेंटम क्या है, तो जनरली द मोमेंटम जो है वो क्या है, तो अभी हम लोगों ने बात की है मास के बारे में। मास किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई, याद रखना ये सारी चीजें। मास डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मास डिपेंडेंट है इनर्शिया के ऊपर, ये याद रखना भाई, भूल मत जाना। ओके, तो अगर मैं कोई बॉडी को अगर कोई बॉडी है जिसका मास जो है वो m है और मुझे उसको डिस्प्लेस करवाना है, तो मैं उसके ऊपर कोई फोर्स लगाऊंगा, और फोर्स लगाऊंगा तो उसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है, जो मास वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है और इस ऑब्जेक्ट ए के ऊपर मैं जैसे ही, ये जो है ऑब्जेक्ट ए अभी ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। मान लो कि ये यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, वो क्या हो जाएगा, अपना प्लेस चेंज करेगा। एक तो यूनिफॉर्म मोशन में शांति से जा रहा होगा, उसके ऊपर मैं एक लात मार दूंगा तो वो धीरे से क्या करेगा, अपना प्लेस जो है वो चेंज कर देगा। अभी सपोज कि वो यहाँ पर पहुंच गया, तो उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट किया। अभी ऑब्जेक्ट ए था, वो अभी ऑब्जेक्ट ए जो है वो यहाँ पर दूर पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है उसने कवर कर लिया। तो उसने ये जो डिस्टेंस है वो किसी टाइम के अंदर कवर किया होगा। हाँ भाई, किसी टाइम के अंदर तो किया ही होगा ना, क्यों नहीं किया होगा, कोई टाइम तो होगा ना, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस में किया जहाँ पर टाइम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम लोग। तो इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुआ, वो भी कोई भी टाइम के अंदर। तो इसको मैं अगर मेजर करना चाहूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा वेलोसिटी। क्या कहूँगा, याद है आप लोगों को, मैंने बोला था कि रिवाइज कर लेना पिछला चैप्टर, तो ये सारी चीज़ें याद आ जाएगी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो उसको डिफाइन करेंगे बाय द वेलोसिटी। तो अगर मुझे अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पहुंच गया, इसका मास जो था वो m था, मान लो कि मास जो है वो कितना है, m है, और इसने डिस्प्लेसमेंट किया, उसको मैंने मेजर किया बाय दी वेलोसिटी। तो ये मैं मास और वेलोसिटी का जो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मास और वेलोसिटी का जो मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा, उसको मैं डिफाइन करूंगा बाय द फिनोमिना और बाय द क्वांटिटी कॉल्ड मोमेंटम। ओके, the momentum of a body is the product of its mass and the velocity. ओके, ये क्या है, तो एक प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। अब मुझे इसका यूनिट बनाना है भाई, मास इंटू वेलोसिटी का यूनिट बनाना है। तो मास और वेलोसिटी, मास का यूनिट क्या होगा, पिछले बार के लेक्चर में बताया था, पिछले चैप्टर के लेक्चर में बताया था, मास का यूनिट होगा किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, इसका यूनिट जो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर लिखा ही हुआ है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है कि ये दोनों सेम ही है। मोमेंटम सबको समझ में आ गया। ओके, तो अब बात आती है मोमेंटम को स्टडी करना ज़रूरी क्यों है।
ये तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि ये भाई मोमेंटम सर आप स्टडी करवा रहे हो कि इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। तो आप सोचो कि इसके ऊपर से मुझे एक चीज जानने को मिली कि कोई ऑब्जेक्ट है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तो उसके वेलोसिटी के ऊपर और दूसरा उसके मास के ऊपर। अगर इन दोनों चीजों में से दोनों चीजें कम होगी तो वो किसी को भी इफेक्ट करवाने के लिए कम पड़ेगी। उसी तरह से अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ ज़्यादा होगी तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। जैसे कि मान लो कि एक ट्रक है, तो ट्रक का मास कैसा होगा, बहुत ही हाई होगा, पर उसकी स्पीड कैसी होगी, बहुत ही लो होगी। तो उसकी वजह से भी वो क्या कर सकता है, पर्सन को किल कर सकता है। इसका मतलब उसका मोमेंटम कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो मोमेंटम जैसे ही हाई हो जाएगा तो वो किसी दूसरे बंदे को डैमेज कर सकता है। उसी तरह से बुलेट जो है, अगर गन में से बुलेट निकलेगी तो बुलेट का मास जो है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। ओके, एज कम्पेयर टू द ट्रक। तो ट्रक से तो बहुत ही स्मॉल होगा, पर उसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो दोनों में से अगर एक भी चीज़ें बढ़ेगी तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी किसी बॉडी को, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को। ओके, इसमें तो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था हमारा कि भाई ह्यूमन बॉडी को किस तरह से इफेक्ट करती है, पर ये किसी भी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। तो ये हो गए उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल कि भाई मोमेंटम हम लोग कहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस डालते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो मैं सिर्फ आज स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्टेटमेंट और उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इसका डेरिवेशन देखेंगे और लास्ट में देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और उसके बाद मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। तीनों का डेरिवेशन करेंगे, सॉरी दो चीज़ों का डेरिवेशन करेंगे और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग समझेंगे। आज सिर्फ स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अभी बात की हमने मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। और यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई भी मोमेंटम है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर अप्लाई करने वाले फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अगर मुझे मोमेंटम ज़्यादा करवाना है तो मुझे उसको उसी डायरेक्शन में फोर्स करके अप्लाई करवाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, उसका मोमेंटम हाई होगा क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी मतलब मोमेंटम बढ़ेगा। तो यही हमारा सेकेंड लॉ है, इसको डिराइव करेंगे इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आज के दो क्वेश्चन जो है वो फिर से मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को, चलो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन इनर्शिया एंड मास, और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द मोमेंटम of an body. Okay, so if you had any kind of doubt you can ask me in the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram also. Till then, bye bye everyone, see you in the next lecture, take care.